संस्कृत व्याकरण, पाणिनि, ब्राह्मण ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो भारतीय इतिहास में इस तरह से फिट किए गए हैं कि हर व्यक्ति कंफ्यूज है। क्या आप भी कंफ्यूज हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कुछ सवाल जो आपके मन में होंगे, जैसे कि संस्कृत बौद्धों का है या फिर ब्राह्मणों का? पाणिनि व्याकरण क्या 2500 साल पहले रची गई या फिर वो बुद्ध से पहले की है? क्या पाणिनि का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है? क्या उसकी लिखी हुई कोई पांडुलिपि मिली है? अगर नहीं, तो कैसे उसका इतिहास खड़ा किया गया है? पाणिनि ब्राह्मण था या बौद्ध भिक्षु? और संस्कृत अगर 9वीं सदी से पहले नहीं थी, तो फिर चाइनीज ट्रेवलर्स जो भारत में बौद्ध विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते थे, वो ऐसा क्यों कहते थे कि वो संस्कृत की पांडुलिपियां भारत से चीन में लेकर गए? ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। और जितने भी आपके मन में भ्रम पैदा किए गए हैं, जो ऐतिहासिक घोटाला किया गया है, जिसके कारण आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और जिसके उत्तर आपको न तो सिलेबस में मिलता है, न स्कूल कॉलेजेस में मिलता है, न ही कोई विदेश का प्रोफेसर दे पा रहा है, उन सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सच्चाई हर एक भारतीय को पता चल सके। आइए एक एक करके इन प्रश्नों का हल देखते हैं। सबसे पहले, हाल फिलहाल में सारे न्यूज़पेपरों ने एक लाइन से ये प्रचार फैलाया कि 2500 साल पहले पाणिनि के एक प्रॉब्लम को एक लड़के ने सॉल्व कर दिया है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उसकी थीसिस पब्लिश की है। Been solved by an Indian PhD student at the University of Cambridge. Rishi Raj Popat made the breakthrough. An Indian scholar at Cambridge by the name of Rishi Raj Popat has solved a problem in Panini's Ashtadhyayi. व्याकरण के पिता पाणिनि के सिखाए गए एक नियम को डिकोड करने में कामयाबी हासिल की है। यहाँ पे जो बात ध्यान देने वाली थी वो थी कि 2500 साल पहले पाणिनि और संस्कृत, हिंदी पेपर तो उनसे भी आगे निकल गए। उन्होंने तो 2700 साल यानी 2700 इयर्स अगो की बातें अपने पेपर में छाप मारी। आखिर इतना क्यों कंफ्यूजन है? जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आपके पास एक सॉलिड एविडेंस नहीं होता है तो फिर लोग डेट आगे पीछे बढ़ाते घटाते रहते हैं। यहाँ पे भी यही हुआ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जिस थीसिस को आधार बनाकर ये सारे प्रचार किए गए, उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की थीसिस में साफ साफ लिखा है 350 बीसी और साथ में ये भी लिखा है, और इस पर सभी लोग एग्री नहीं है, यानी कि सबूत कुछ भी नहीं मिला है। उसमें ये भी लिखा गया कि पाणिनि ने ये चीज कंपोज की, बल्कि लिखा नहीं। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है। और ये इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है कि जब आपके पास किसी चीज का सबूत नहीं हो तो आप सीधे ऐसे गपोड़ दो कि भाई वो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो कर लाए थे। तो यहाँ पे भी वही बात गपोड़ दी गई है। उससे भी बड़ी बात कि जब हम इतिहास की तरफ से संस्कृत का प्रमाण खोजते हैं तो हमें संस्कृत का सबूत ईसा पूर्व का मिलता ही नहीं। और ईसा के बाद भी जो दावे किए गए हैं वो भी कंप्लीट संस्कृत नहीं है। पहले उसको लोग संस्कृत बोल देते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये समझ में लोगों को आने लगा कि नहीं, ये तो बुद्धिस्ट लोगों का प्रयोग किया गया मिश्रित भाषा है, यानी कि जो भाषा अवेलेबल थी पाली प्राकृत, उसी को संस्कारित की जा रही थी, या यूं कहें उसी का बनावटी रूप एक नई भाषा जन्म ले रही थी, उसको ही लोग संस्कृत कहते थे। इसीलिए उसको बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहा गया, न कि आज का क्लासिकल संस्कृत। तो यहाँ पे ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई अब पाणिनि जो है, क्या वो संस्कृत का ग्रामर बनाया या फिर बुद्धिस्टों के लिए बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत का ग्रामर बना रहा था? तो इस पर भी हम चर्चाएं आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आपको एक बात तो यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि मीडिया हाउसेस जो ये बात प्रचार कर रही थी कि 2700 साल पहले 2500 साल पहले पाणिनि का संस्कृत ग्रामर था, वो बात पूरी तरह से झूठी है। कैम्ब्रिज के उस थीसिस में लिखा तो जरूर है, लेकिन सबूत कुछ भी नहीं दिया गया है। दूसरा सवाल ये था कि क्या पाणिनि का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है? क्या उसकी लिखी हुई कोई पांडुलिपि मिली है? उत्तर है नहीं, कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है। इवन उसी कैम्ब्रिज की थीसिस में ये भी लिखा हुआ है, दक्षिण एशिया का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यानी कि जो आज का पाकिस्तान का जो इलाका है, उन क्षेत्रों में ही पाणिनि नाम का कोई व्यक्ति हुआ होगा। सबूत मिला है ऐसा नहीं कहा गया है, बल्कि हुआ होगा। दूसरी बात कि अगर पाणिनि की हम किताबों को उठाकर देखें जो उनके नाम पर अष्टाध्यायी परोसी गई है, तो उसमें उन स्वरों को प्रयोग किए हुए हैं जो ईसा पूर्व पाई ही नहीं जाती थी।
उदाहरण के तौर पे पाणिनि की अष्टाध्यायी में ए और औ स्वर का प्रयोग बताया गया है, और ये वो स्वर हैं जो धम्म लिपि में उस समय प्रयोग ही नहीं होते थे, क्योंकि जिस 350 बीसी में पाणिनि को स्थापित किया गया है उसके 100 साल बाद जब सम्राट अशोक अपने इंस्क्रिप्शन लिखवा रहे हैं तो उनके किसी इंस्क्रिप्शन में ए ओ इस तरह के स्वर प्रयोग में ही नहीं आए हैं। यही नहीं, पाणिनि के अष्टाध्यायी में री और ली नाम के कृत्रिम स्वरों का भी प्रयोग दिखाया गया है, जबकि इतिहास गवाह है। आप गौरी शंकर ओझा की भी अगर आप पैलियोग्राफी ऑफ इंडिया देखें तो वो भी ये बात साफ साफ कहते हैं कि 7th सेंचुरी में पहली बार री नाम की ध्वनि बौद्धों ने प्रयोग की थी, वो भी जापान के मठ में बौद्ध भिक्षुओं ने हस्तलिखित रूप से लिखे थे, यानी कि 7th सेंचुरी तक भी ये फ्रिक्वेंटली प्रयोग नहीं होता था, उसके बाद हुआ होगा। यानी कि ये कहना कि जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है वो ईसा से 350 साल पहले था, ये भी बात सही नहीं होती। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि ईसा पूर्व के करीब की या ईसा के समय की जितनी भी जो बातें आती हैं वो पत्थरों पर लिखे जाते हैं। उस समय का हमें कोई भी पांडुलिपि नहीं अवेलेबल है, तो पाणिनि नाम का कोई सबूत मिलना वैसे ही झूठी बात हो जाती है। इसमें एक बात आप और देख सकते हैं कि पाणिनि अगर उस समय लिखता भी तो धम्म लिपि प्रयोग करता, क्योंकि उस समय धम्म लिपि ही प्रयोग की जाती थी, और धम्म लिपि में री ली ए ओ ये चीजें उस समय प्रयोग ही नहीं होती थी। धम्म लिपि में ए ओ ये बाद में जोड़ी गई, री ली ये तो आज भी नहीं है। यानी कि ये भी एक प्रोपेगेंडा है कि आज का जो अष्टाध्यायी परोसा गया है ये ईसा से पहले का है। तीसरा सवाल कि पाणिनि ब्राह्मण था या फिर बौद्ध था, तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें कुछ तथ्यों पर विचार करना होगा। मसलन पाणिनि का कोई भी वंशावली हमें नहीं मिली, न उसके किसी माता पिता, न उसकी पत्नी, न बेटे बेटी, किसी का कुछ भी नहीं पता, न उसका कोई अपना लिखित कोई सबूत मिला, न उसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला। लेकिन अगर आप उसके इर्द गिर्द के समय काल को अवलोकन करें तो आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि वो किस धर्म से बिलोंग करता था। मसलन पाणिनि का नाम एक चाइनीज यात्री इत्सिंग आए थे भारत में, जो 15 साल नालंदा महाविहार में रहकर अध्ययन और अध्यापन किए। उन्होंने उसके बारे में कुछ लिखा है, वहाँ से काफी कुछ जानकारियां मिल जाती हैं, और वहाँ से आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि पाणिनि ब्राह्मण थे या फिर बौद्ध थे। ये बहुत ही खास जानकारी है दोस्तों, क्योंकि ये जानकारी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे अभी तक किसी ने नहीं दी है, और यहाँ से बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये संत राम बीए जी के द्वारा अनुवादित किताब है इत्सिंग की भारत यात्रा। तो उसमें पाणिनि का जिक्र करते हुए इत्सिंग ने लिखा है कि उस समय संस्कृत व्याकरण को शब्द विद्या कहा जाता था, और अष्टाध्यायी नाम का उन्होंने नाम भी नहीं उल्लेख किया है। इत्सिंग ने ये लिखा कि इसमें 1000 श्लोक है, और यह पाणिनि की रचना है, जो प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा विद्वान था। कहते हैं कि उसे दैवी ज्ञान था, महेश्वर देव उसे सहायता देते थे, और उसके 3 नेत्र थे। तो दोस्तों यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, चूंकि ये बौद्धों की शब्दावली है तो यानी ये लौकिक बातें हो रही हैं, और महेश्वर देव का तात्पर्य यहाँ पे अवलोकितेश्वर बुद्ध से है। और अगर आप बौद्ध शिल्प कला देखें तो वहाँ पे अवलोकितेश्वर बुद्ध के 3 नेत्र बनाए हुए दिखाए जाते हैं। यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो पाणिनि की रचना बताई जा रही है उसमें सिर्फ 1000 श्लोक बताए जा रहे हैं, सिर्फ 1000 श्लोक बताए जा रहे हैं, जबकि आज की डेट में ये लोग बार बार प्रचार कर रहे हैं कि 4000 श्लोक है। स्वर सिद्धांत चंद्रिका के अनुसार 3995 सूत्र, निर्णय सागर संस्करण के अनुसार 3985, तारानाथ वचस्पति के अनुसार 3965 सूत्र, और पंडित ईश्वर चंद्र के अनुसार 3975 सूत्र, यानी कि 3000 श्लोक ये लोग पढ़ा चुके हैं। यानी कि उस समय ये जो पाणिनि आज संस्कृत के लिए प्रयोग किया जा रहा है वो तब अवेलेबल नहीं था, और पाणिनि का जो ग्रामर था वो पाली प्राकृत का जो मिक्स रूप था, जिसको बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहते हैं, उसके लिए प्रयोग किया जाता था। और यही कारण है कि उस समय की जो संस्कृत पाई जाती है उसको बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहा जाता है, न कि आज का क्लासिकल संस्कृत। यानी कि जो भी चीजें आज ये लोग पाणिनि के नाम पर परोस रहे हैं, इन्होंने जबरदस्ती उसमें घुसा दिया है और बता रहे हैं कि ये भी पाणिनि का ही है, और इसीलिए पाणिनि ब्राह्मण है।
पर दोस्तों यहाँ से साफ साफ खुलासा हो रहा है कि ये चूंकि बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे थे और इसकी संख्या मात्र 1000 थी, यानी कि ये बुद्धिस्टों का था, इसका भी ब्राह्मणीकरण किया गया है। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा ये सबूत थोड़ा कम लग रहा है, तो दोस्तों घबराइए नहीं, यहाँ मैं सबूतों की झड़ी लगाने वाला हूँ, आगे आप देखते जाए। इत्सिंग इसी में आगे लिखते हैं वृत्ति सूत्र के बारे में, क्योंकि जब ये बात आती है कि अगर कोई पाणिनि नाम का व्यक्ति था या पाणिनि नाम की कोई रचना अगर पढ़ाई जाती थी बौद्ध विश्वविद्यालय में, तो भाई इसका मतलब कि किसी न किसी ने उस पर कमेंट्री भी की होगी। तो जी हाँ, वृत्ति सूत्र कहा जाता था, जो कि पाणिनि के ऊपर सबसे बेस्ट कमेंट्री मानी जाती थी, और इसके बारे में भी इत्सिंग ने लिखा है। वो लिखते हैं, यह ऊपर के सूत्र अर्थात पाणिनि के सूत्र की टीका है, जिसको काशिका वृत्ति भी कहते हैं। पहले समयों में अनेक टीकाएं रची गई थी और यह उन सब में उत्तम है। यह सूत्र का पाठ देती और अनेक प्रकार के अर्थों को बड़ी बारीकी से व्याख्या करती है। इसमें सारे 18,000 श्लोक हैं। आगे ये भी लिखते हैं कि 15 वर्ष के लड़के इस वृत्ति को पढ़ना आरंभ करते हैं और 5 वर्ष में इसे समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात और ये लिखते हैं कि बाहर से जितने भी लोग आते थे उनको यही चीज दी जाती थी, वृत्ति सूत्र या काशिका वृत्ति दी जाती थी कि इसको पढ़ो और समझो। दरअसल जिसको उस समय संस्कृत कहा जा रहा था या बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहा जा रहा था, वो इसलिए डेवलप की गई थी ताकि जो बाहर से स्टूडेंट आते थे पढ़ने के लिए उनको उस भाषा में शिक्षा दी जाए, क्योंकि भारत में पाली प्राकृत थी और विदेशों की भाषा दूसरी थी। तो एक कॉमन लैंग्वेज बुद्धिस्ट तैयार कर रहे थे, बना रहे थे, जिससे कि जो बाहर के छात्र आए वो उसको पढ़ सके। तो इत्सिंग ने यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। ये लिखते हैं, यदि चीन के मनुष्य भारत में अध्ययन के लिए जाएं तो उन्हें सबसे पहले व्याकरण के इस ग्रंथ का यानी वृत्ति सूत्र का अध्ययन करना पड़ता है, फिर दूसरे विषय यदि न होगा तो उसका परिश्रम फेंक दिया जाएगा, यानी कि उनकी एंट्री फिर नहीं हो पाएगी। अच्छा, इसके बाद वो आगे ये भी लिखते हैं कि यह वृत्ति सूत्र पंडित जयादित्य की रचना है। और पंडित जयादित्य कौन है उसके बारे में भी इन्होंने क्या लिखा है कि वह 3 पूज्यों अर्थात त्रिरत्नों का आदर करता था। मतलब समझ रहे हैं, त्रिरत्न किसमें होता है? बौद्ध विहारों में बुद्धिस्ट लोगों का होता है। तो उसका वो आदर करता था, यानी उनको वो मानता था, यानी वो खुद बुद्धिस्ट था। आगे वो लिखते हैं, और सदा पुण्य कर्म किया करता था। उसकी मृत्यु हुए आज कोई 30 वर्ष हुए हैं, यानी सन 661 या 662 एडी में उनकी मृत्यु हुई थी। यानी जब इत्सिंग गए थे उसके जस्ट 30 साल पहले ही उनकी मृत्यु हुई थी वृत्ति सूत्र की, जिसने रचना की थी, जिसने कमेंट्री की थी पाणिनि पे। यानी कि पाणिनि का जो सूत्र है वो भी बहुत ज्यादा पुराना नहीं रहा होगा। तो यहाँ से एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि वृत्ति सूत्र की भी रचना बौद्ध भिक्षु ने ही की थी। आगे इत्सिंग यहाँ लिखते हैं, इसके अनंतर वृत्ति सूत्र पर चूर्णी नाम की एक टीका है जिसमें 24,000 श्लोक हैं। यह पंडित पतंजलि की रचना है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये वृत्ति सूत्र जो कि इत्सिंग से जस्ट 30 इयर्स पहले यानी कि 7th सेंचुरी में रची गई, और उस पर टीका किया किसने? तो पतंजलि ने। यानी पतंजलि भी जो है वो 7th सेंचुरी के ही आसपास रहे होंगे, और जो पंडित जयादित्य थे उनके बाद ही रहे होंगे या उनके समकालीन होंगे, तभी उन्होंने उनके ऊपर कमेंट्री की, उनके ऊपर टीका लिखी। ये आगे लिखते हैं, वह पंडित पतंजलि की रचना है। फिर इसमें भी पहले सूत्र पाणिनि देकर अस्पष्ट बातों की व्याख्या और उसमें वर्णित नियमों का विश्लेषण किया गया है, और यह अनेक कठिनाइयों को साफ करके पिछले वृत्ति की व्याख्या करती है। पिछला वृत्ति मतलब अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, काशिका वृत्ति या फिर वृत्ति सूत्र, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं कि जिस पतंजलि को इन लोगों ने ये दिखाया कि पाणिनि पर जिसने व्याख्या की है वो बात इन्होंने तो लिखा है इत्सिंग ने, लेकिन ये क्या बता रहे हैं कि वो 7th सेंचुरी में था वृत्ति सूत्र के बाद। और अभी तक भारत में जो इतिहास में ये लोगों ने फिट कर रखा है कि नहीं संस्कृत जो है ईसा पूर्व में था, क्योंकि पाणिनि पर टीका की थी पतंजलि ने, और पतंजलि ईसा से 200 साल पूर्व थे। किसी ने तो पुष्यमित्र शुंग के साथ जोड़ दिया कि पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे पतंजलि, और उन्हीं के दरबार में वाल्मीकि ने रामायण लिख दी और मनुस्मृति लिख दी गई। यानी कि ये सारी बातें यहाँ से झूठी साबित होती है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि पतंजलि जिसने पाणिनि पर टीका किया वो 7th सेंचुरी में थे, और ये लिखित नोट्स अवेलेबल हैं इत्सिंग के। आप देख सकते हैं इसी तरह से जिस तरह से पतंजलि को ईसा से 200 साल पहले फिट किया गया और 300-400 साल पहले पाणिनि को फिट किया गया, तो जैसे पतंजलि को घटाकर आप 7th सेंचुरी में ला रहे हैं तो पाणिनि भी घट के आ जाएगा, ईसा के बाद ही आ जाएगा। ये भी करीब 5वीं
छठी सदी, चौथी सदी के इर्द गिर्द ही जाएगा। इत्सिंग ने आगे और भी चीजें लिखी हैं, वहां से और भयंकर पोल खुलती है, जैसे भृतृहरि के बारे में। भृतृहरि भी एक विद्वान थे और इन्होंने भी ये जो चूर्णी है यानी कि पतंजलि का जो टीका है उस पर फिर इन्होंने आगे लिखा। ये लिखते हैं इसके अनंतर भृतृहरि शास्त्र है, यह पूर्वलिखित चूर्णी का टीका है। तो जिस चूर्णी को पतंजलि ने लिखा उसका टीका लिखा किसने? भृतृहरि, यानी कि ये भी 7वीं सेंचुरी के इर्द गिर्द के हैं। और लिखते हैं कि भृतृहरि नाम के एक परम विद्वान की रचना है, इसमें 25,000 श्लोक हैं। आगे ये भी लिखते हैं कि ये भृतृहरि जो है ये तीनों रत्नों में अगाध विश्वास था। तीनों रत्नों का मतलब समझ रहे हैं? बुद्ध मार्ग को त्रिरत्न कहा जाता था, उसी में त्रिरत्न आते हैं, उसी पर इसका अगाध विश्वास था। आगे उन्होंने यह भी लिखा कि ये धम्मपाल का समकालीन था। धम्मपाल एक बौद्ध अध्यापक थे, टीचर थे। आगे ये लिखते हैं एक बार जब वह मठ में प्रवचित बनकर रह रहा था, सांसारिक कामनाओं से तंग आकर उसकी रुचि गृहस्थ में लौट जाने की हुई, परंतु वह दृढ़ रहा और उसने एक विद्यार्थी को मठ के बाहर एक गाड़ी लाने को कहा। कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया यह कि वह स्थान है जहां मनुष्य पुण्य कर्म करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भृतृहरि, जिसको आप विकिपीडिया जैसे जगहों पर पढ़ेंगे तो इसको बार बार ब्राह्मण बताया जाएगा, पतंजलि को भी ब्राह्मण बताया जाएगा, पाणिनि को भी ब्राह्मण बताया जाएगा। लेकिन जब आप इत्सिंग के नोट्स पढ़ते हैं तो यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि ये बौद्ध विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले बौद्ध भिक्षु थे और ये त्रिरत्नों पे बिलीव करते थे, ये बुद्धिस्ट थे, बौद्ध भिक्षु थे, ये बौद्ध भिक्षुओं को पढ़ाते थे। तो जरा सोचिए, इन लोगों ने जो रचनाएं की हैं, इन्हीं रचनाओं को तोड़ मरोड़ के ब्राह्मणों ने आज अपने तरह तरह के धर्म ग्रंथ बना लिए हैं और इनको ब्राह्मण ठहराने पर तुले हुए हैं। तभी तो नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास ये लोग नहीं बताते हैं, नहीं तो पोल खुल जाएगी कि भाई ये तो सारे के सारे बौद्ध भिक्षु थे, इन्हीं की चीजें उठा उठा कर ये लोग आज पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं और अपने ऋषि मुनि बताया जा रहा है इन लोगों को। आगे भृतृहरि के बारे में इत्सिंग ने लिखा कि तब वह उपासक की अवस्था में वापस चला गया और मठ में रहते हुए एक श्वेत वस्त्र पहनकर सच्चे धर्म की उन्नति और वृद्धि करता रहा। उसकी मृत्यु हुए 40 वर्ष हुए हैं। यानी कि ये सब के सब जो है 7वीं सेंचुरी के लोग थे। और यहाँ पे आपको ये कह सकता है कि नहीं ये पहले ब्राह्मण थे और फिर जो है बौद्ध भिक्षु बनने जाते थे, तो ये बात नहीं है दोस्तों। प्राचीन काल में आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी बुद्धिस्ट का बेटा भी है तो भी उसको परिवर्ज्या ग्रहण करने के लिए बौद्ध मठ में जाना पड़ता था या बौद्धों से उसको परिवर्ज्या ग्रहण करनी पड़ती थी, अन्यथा वो गृहस्थ बन के रहता था तो उसको ले बुद्धिस्ट कहा जाता था। तो यही कारण था कि ये जितने भी लोग होते थे इनके पिताजी तो बुद्धिस्ट होते थे, लेकिन जब तक ये परिवर्ज्या न ग्रहण कर ले तब तक इनको गृहस्थ कहा जाता था। इस कारण से ये लोग बार बार परिवर्ज्या ग्रहण करने जाते थे। तो यानी कि यहाँ पे आपने देख लिया कि पाणिनि, उस पर टीका लिखने वाले भी सभी के सभी बौद्ध भिक्षु ही थे और आप आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि पाणिनि भी बौद्ध भिक्षु था। अन्यथा उस पर टीका लिखने वाले जितने भी लोग हैं ये सारे लोग अगर ब्राह्मण होते तो ये बौद्ध विश्वविद्यालय में नहीं होते और ये बुद्धिस्ट मॉन्क की तरफ परिवर्ज्या ग्रहण करके और वहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं को न पढ़ाते। तो ये इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है कि इन लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं को ही ऋषि मुनि बताकर ये प्रचारित किया है कि यही लोग ब्राह्मण थे और इसीलिए आज का जो संस्कृत है ये ब्राह्मणों की देन है और ब्रह्मा के मुंह से आया है और कहां कहां से आया है। दोस्तों संस्कृत भी बौद्ध भिक्षुओं ने ही इजाद की है और इसलिए इजाद की ताकि बाहर के छात्र जो आए वो इस लैंग्वेज को पढ़कर समझ सके। अब चौथे प्रश्न पर आते हैं। जो चाइना के ट्रेवलर्स आते थे वो ये क्यों कहते थे कि वो संस्कृत ग्रंथ यहाँ से या संस्कृत पांडुलिपि यहाँ से लेकर गए? इसका सीधा सा उत्तर है, अगर आपने अभी तक देखा होगा तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जिसे संस्कृत कहा जा रहा है दरअसल उसका एक्चुअल नाम बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत है। उस समय उसको संस्कृत ही कहा जाता था, लेकिन चूंकि आज का जो ब्राह्मणिकल जो संस्कृत है इन लोगों ने उसको संस्कृत कहना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए, और चूंकि हम जानते हैं कि 11वीं-12वीं सदी से पहले का इतिहास भारत का गायब भी कर दिया गया है, वो बाद में खोजा गया, इसीलिए इतिहासकारों ने उसका नाम बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कर दिया ताकि लोगों को कंफ्यूजन न हो। अब मैं आप लोगों को एक सबूत दिखाता हूँ जो तकरीबन 5th सेंचुरी का है। 5th सेंचुरी में फाहियान भारत में आए थे, 3 साल तक महाविहार में रहे थे, भारत में वो त्रिपिटक खोजने आए थे। तो उन्होंने खुद लिखा है, उन्होंने खुद अपने नोट्स में लिखा है, चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र में खोज और विद्या अध्ययन। तो इसमें ये लिख रहे हैं कि फाहियान यहाँ 3 वर्ष रहा, संस्कृत भाषा और संस्कृत ग्रंथों का अभ्यास करता और विनय पिटक लिखता रहा। जैसा कि इत्सिंग ने भी आपको बताया कि जब भी कोई बाहर से विद्यार्थी आता था, दूसरे देश से आता था, तो उसको काशिका वृत्ति या फिर वृत्ति सूत्र दिया जाता था कि ये आप पढ़ लो तभी आप समझ पाओगे। तो ये एक कॉमन लैंग्वेज बनाई गई थी बाहर के जो स्टूडेंट आ रहे थे भारत में उनसे, और जो भारत जहाँ पे पाली प्राकृत चलती थी इन दोनों के बीच का, ताकि इसको समझ सके। उदाहरण के तौर पर जैसे जब मुगल आए थे भारत में तो वो लोग अरबी फारसी बोलते थे, लेकिन भारत में तब पाली प्राकृत चलती थी, तो बीच में एक कॉमन
लैंग्वेज बनाई गई जिसको उर्दू कहा गया। तो उर्दू की लिखावट भले ही उधर की शैली की रही, अरबी, लेकिन उसकी जो बोली है वो आज के हिंदी के अनुरूप लगती है। तो उसी तरह से जिसको उस समय संस्कृत कहा गया वो एक कॉमन लैंग्वेज बनाई गई थी संपर्क करने के लिए, और आज की डेट में उस संस्कृत को बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत नाम दिया गया ताकि लोग सच्चाई जान सके। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की नहीं जरूरत है, यहाँ पे संस्कृत कहने का मतलब है बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है कि संस्कृत भाषा और संस्कृत ग्रंथों का अभ्यास करता रहा और विनय पिटक लिखता रहा। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि फाहियान जो है संस्कृत भाषा और संस्कृत ग्रंथों का अभ्यास करता रहा और विनय पिटक लिखता रहा। अब जरा सोचिए, विनय पिटक या अभिधम पिटक या सुत्त पिटक, ये जितने भी पिटक ये तो पाली प्राकृत में होते थे। तो यहाँ से आप साफ साफ समझ सकते हैं कि वो संस्कृत भाषा यानी बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत सीख रहा था ताकि बुद्धिस्ट की जो किताबें हैं विनय पिटक या नालंदा विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई जाती थी किताबें, उनको समझ सके। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी कि दोस्तों संस्कृत को अगर कोई ये दिखाता है कि संस्कृत पुराना है इसीलिए ब्राह्मण पुराना है, इसीलिए ब्राह्मण धर्म पुराना है, तो ये पूरी तरह से कोरी बकवास चीज है। दरअसल संस्कृत का भी इजाद बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। इसीलिए अगर कोई बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत या पाली प्राकृत जो मिक्स लैंग्वेज थी उसको कोई अगर प्राचीन दिखा दे तो इससे कहीं नहीं साबित होता कि ब्राह्मण धर्म उस समय था। ब्राह्मण धर्म तो 10वीं 11वीं 12वीं सदी के बाद से आना शुरू हुआ है दोस्तों। 9वीं 10वीं से तो वो जन्म लेना शुरू हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को सच्चाई पता चल सके। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके पास भी कोई सबूत है कि ब्राह्मण धर्म को पुराना साबित कर सकता है तो उसका स्वागत है मेरे डिबेट चैनल रेशनल वर्ल्ड पे। वहाँ पे संडे, ट्यूसडे, थर्सडे 7 PM to 11 PM के बीच में आकर डायरेक्ट मुझसे डिबेट कर लें। जो सत्य होगा सबके सामने आ जाएगा। धन्यवाद।